नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर जयपाल यादव है। आज हम एक विशेष स्पेसक्राफ्ट के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है ओरिसिस REX। जैसा कि हमें पता है कि नासा समय समय पर काफ़ी स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में भेजता रहता है और हमारी इंडिया का इसरो भी काफ़ी स्पेसक्राफ्ट लॉन्च कर चुका है। इसी कड़ी में नासा ने एक ओरिसिस REX नाम का स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया था अर्थ से, जो कि एक बेन्यू नाम के एस्ट्रॉइड पर गया था। सबसे पहले जानेंगे एस्ट्रॉइड क्या होते हैं। जिस प्रकार से हमारे प्लैनेट्स होते हैं उसी प्रकार से एस्ट्रॉइड भी हमारी आकाशगंगा का एक पार्ट होते हैं। प्लैनेट्स आकार में बहुत बड़े होते हैं जबकि एस्ट्रॉइड्स आकार में बहुत छोटे होते हैं। दोनों का जो सर्किल होता है, साइकिल होती है, वो सन के चारों ओर ही रोटेट करना होता है। जिस प्रकार से अर्थ सन के चारों ओर रोटेट करती है उसी प्रकार से जितने भी एस्ट्रॉइड्स हैं, देयर आर लॉट ऑफ एस्ट्रॉइड्स, बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चट्टानें हैं जो अंतरिक्ष में फ्री घूम रही हैं, वो भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही हैं। इसी प्रकार से हमारी अर्थ के एक नियरेस्ट एस्ट्रॉइड है जिसका नाम बेन्यू है। इस बेन्यू पर नासा ने ओरिसिस REX नाम का एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया था, जो कि अभी रिसेंटली बेन्यू नाम के एस्ट्रॉइड से अभी डिपार्चर कर दिया गया है एंड स्टार्टेड इट्स 2 year लॉन्ग जर्नी बैक टू अर्थ। इसे अब अर्थ पे आने में 2 साल लगेगी। ओरिसिस REX इज नासाज फर्स्ट मिशन टू विजिट ए नियर अर्थ एस्ट्रॉइड। मीन्स ओरिसिस REX नाम का जो मिशन है नासा का, यह पहला मिशन है। इससे पहले नासा ने मंगल ग्रह पर स्पेसक्राफ्ट भेजे, मून पर भेजे, लेकिन किसी एस्ट्रॉइड पे ये पहला मिशन था। सर्वे इट्स सरफेस एंड कलेक्ट ए सैंपल फ्रॉम इट। भाई क्यों भेजा गई? इसलिए भेजा गया कि एस्ट्रॉइड से हमें पता है कि जब एस्ट्रॉइड्स भी सन के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं और अर्थ भी सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो हमें अर्थ का जन्म कब हुआ, अंतरिक्ष के बारे में बहुत सारी जानकारियां जुटाने के लिए यह एहसास हुआ कि क्यों ना किसी एस्ट्रॉइड से सैंपल कलेक्ट करके और उसके पास्ट के बारे में जाना जा सके। सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस of this mission? First, scientists will use the asteroid samples to study the formation of the solar system and of habitable planets such as Earth. साइंटिस्ट चाहते थे कि सोलर सिस्टम किस प्रकार से बना, सोलर सिस्टम और हमारी अर्थ और जितने भी प्लैनेट्स हैं इन सभी का ओरिजिन कैसे हुआ, इन सभी की जानकारी के लिए हमने ये मिशन तैयार किया। नासा विल आल्सो डिस्ट्रीब्यूट ए पार्ट ऑफ द सैंपल टू लैबोरेटरीज वर्ल्ड वाइड एंड विल रिजर्व अबाउट 75% ऑफ द सैंपल फॉर फ्यूचर जनरेशन। नासा ने क्या डिसाइड किया कि जितने भी सैंपल इस एस्ट्रॉइड से, इस पत्थर की चट्टान से कलेक्ट किए जाएंगे, उनका 75% सैंपल को हम स्टोर कर लेंगे। वो 25% जो कलेक्शन हमारे पास आएगा, जो सैंपल हमारे पास एस्ट्रॉइड से आएगा, हम उससे जानकारियां जुटाएंगे और जो 75% हम सेफ रखेंगे, सिक्योर रखेंगे, वो आने वाली पीढ़ियां या अदर कंट्रीज जो रिसर्च करना चाहेंगी वो उस सैंपल में से ले सकते हैं। क्योंकि बार बार किसी एस्ट्रॉइड पे इतना खर्चा करके, कोई इतना मिशन करके सैंपल लेके नहीं आ सकते, तो एक बार ही इस मिशन के द्वारा एक बार ही हम इतना सैंपल कलेक्ट कर लेंगे ताकि फ्यूचर में कोई भी साइंटिस्ट या कोई भी कंट्री रिसर्च करना चाहे तो उसको हम सैंपल के रूप में वो दे सकते हैं। ओके, एज पर द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, द मिशन प्रोमिसेस टू ब्रिंग द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ extraterrestrial material back to the earth since the Apollo era। अपोलो के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। नासा ने अपोलो ईरा के दौरान
मून पर काफ़ी सारे यान भेजे थे, जो अलग अलग साल के अंदर अलग नाम से भेजे जा रहे, लेकिन उसका मुख्य जो नाम था वो अपोलो के नाम से जाने जाते थे सारे के सारे वो। तो अपोलो वाज द नासा प्रोग्राम दैट रिजल्टेड इन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स मेकिंग ए टोटल ऑफ 11 स्पेस फ्लाइट्स, यानी कि कुल मिलाकर नासा ने 11 स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किए थे मून के लिए, चंद्रमा के लिए, जो कि 1968 से 1972 के बीच भेजे गए थे। और बहुत सारे सैंपल उस टाइम भी मून से हमने सैंपल कलेक्ट किए थे। उसके बाद यह दूसरा इंसिडेंट है जब हम किसी एस्ट्रॉइड से, जब किसी पत्थर की चट्टान से, किसी ब्रह्मांड के एक पार्ट से कुछ सैंपल कलेक्ट करने वाले हैं। द स्पेस क्राफ्ट कंटेन्स 5 इंस्ट्रूमेंट्स मीन्स टू एक्सप्लोर बेन्यू इंक्लूडिंग कैमराज, स्पेक्ट्रोमीटर, ए लेजर एल्टीमीटर। जो स्पेस क्राफ्ट हमारा गया है इस बेन्यू नाम के एस्ट्रॉइड पर, उसके साथ हमने काफ़ी सारे कैमराज, काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स, 5 इक्विपमेंट्स मेनली हमने भेजे हैं, जो कि वहाँ से फोटोग्राफ्स लेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे। ओके, रिसेंटली द स्पेस क्राफ्ट रोबोटिक आर्म कॉल्ड द टच एंड गो सैंपल एक्विजन मैकेनिज्म, फुल फॉर्म है इसकी, ये शॉर्ट में इसको कहेंगे TAGSAM, यानी कि जो हमने स्पेस क्राफ्ट भेजा है उसके ऊपर एक आर्म है जो सैंपल कलेक्ट करेगी। जिस प्रकार से रोवर था, रोवर ने क्या किया था, मून के ऊपर रोवर ने वॉकिंग की थी, उसी प्रकार से ये जो स्पेस क्राफ्ट है ये छोटा है, कंप्लीट रोबोटिक है। इसके ऊपर एक आर्म है जो कि आराम से एस्ट्रॉइड के ऊपर वहाँ के आसपास के सैंपल कलेक्ट करने के लिए सक्षम है। मेड एन अटेम्प्ट टू TAG द एस्ट्रॉइड एट ए सैंपल साइट एंड कलेक्टेड ए सैंपल। और जिस प्रकार से इस एस्ट्रॉइड के ऊपर हमारे द्वारा भेजे गए स्पेस क्राफ्ट के अंदर एक स्पेशल जगह बनाई हुई है, उसके अंदर हम वो सामान, वो सैंपल कलेक्ट करके अर्थ पे ले आएंगे। अराउंड 20 to 40% ऑफ बेन्यू इंटीरियर इज एम्प्टी स्पेस। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। जो बेन्यू नाम का एस्ट्रॉइड है, बेन्यू नाम का एक छोटा प्लेनेट है जो कि हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है, उसका 20 से 40% अंदर का भाग खाली है, यानी कि खोखला है। एंड साइंटिस्ट बिलीव दैट इट वाज फॉर्म्ड इन द फर्स्ट 10 मिलियन ईयर्स ऑफ द सोलर सिस्टम्स फॉर्मेशन। वैज्ञानिकों को कहना है कि जब शुरू में सोलर सिस्टम का ओरिजिन हुआ उसके 10 मिलियन ईयर्स के दौरान इसकी फॉर्मेशन हुई है, इम्प्लाइंग दैट इट इज रफली 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। और जिस प्रकार से जो हम अर्थ की उम्र आंकते हैं उसी प्रकार से इस बेन्यू नाम के एस्ट्रॉइड की उम्र भी रफली अनुमानित 4.5 बिलियन ईयर्स ही है। देयर इज ए स्लाइट पॉसिबिलिटी दैट बेन्यू विच इज क्लासिफाइड एज ए नियर अर्थ ऑब्जेक्ट, इट इज ए न्यू टर्म दैट्स NEO, NEO। NEO मीन्स जितने भी ऐसे ऑब्जेक्ट हैं हमारे सोलर सिस्टम के अंदर जो अर्थ के आसपास हैं, जो कभी फ्यूचर के अंदर अर्थ से टकरा सकते हैं, ऐसे जितने भी सब्सटेंस, ऐसे जितने भी पार्टिकल्स, ऐसे जितने भी ऑब्जेक्ट्स जो हमारी अर्थ के चारों ओर घूम रहे हैं और फ्यूचर के अंदर हमारे अर्थ के वातावरण के अंदर घुसकर अर्थ से टकराने की संभावना रखते हैं, ऐसे सभी एस्ट्रॉइड्स को, ऐसे सभी ऑब्जेक्ट्स को हम NEO की श्रेणी में शामिल कर लेते हैं। माइट स्ट्राइक द अर्थ इन द नेक्स्ट सेंचुरी बिटवीन द ईयर 2175 एंड 2199, यानी कि इस जो एस्ट्रॉइड है इसकी संभावना है कि आने वाली सेंचुरी में, नेक्स्ट सेंचुरी के अंदर ये अर्थ से टकरा सकते हैं। नेक्स्ट, NEO आर कॉमेट एंड एस्ट्रॉइड्स nets by the gravitational attraction of nearby planets into orbit, which allow them to enter the Earth's neighborhood. Bennu is believed to have been born in the main asteroid belt between Mars and Jupiter. जो बेन्यू नाम का एस्ट्रॉइड है यह मेन एस्ट्रॉइड है। एक्चुअली क्या है कि मार्स और जुपिटर के बीच में जो स्पेस है, ब्रह्मांड के अंदर जो स्पेस है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर एस्ट्रॉइड्स पाए जाते हैं। एस्ट्रॉइड्स मीन समझ गए थे आप, ऐसे छोटे छोटे प्लैनेट जो इन प्लैनेट्स के साथ साथ सन के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। एंड बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल टैग्स फ्रॉम अदर
celestial object and the slight push asteroids get when they release absorbed sunlight. The asteroids is coming closer to the earth. एस्ट्रॉइड्स के बारे में पहले भी बता चुका, अभी एक बार थोड़ा सा और देखते हैं। दीज आर द रॉकी ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट द सन। ऐसे जितनी भी चट्टानें हैं जो सन के चारों ओर रोटेट कर रही हैं। मच स्मॉलर देन प्लैनेट्स, लेकिन जो हमारे प्लैनेट्स हैं इनसे छोटी हैं। छोटी मीन्स बहुत छोटी, हजारों गुना छोटी हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड माइनर प्लैनेट्स। इनको हम माइनर प्लैनेट्स भी कह सकते हैं, छोटे प्लैनेट्स भी कहते हैं, लेकिन इतने छोटे हैं कि हम इनको प्लैनेट्स की श्रेणी में शामिल नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू नासा, नासा के अकॉर्डिंग 9,94,383 के करीब एस्ट्रॉइड्स हैं जिनको हम जान चुके हैं। द रिमेनेंट्स फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम और 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, जिनकी फॉर्मेशन हमारे सोलर सिस्टम के साथ साथ हो गई थी, जिनका जन्म हमारे सोलर सिस्टम के जन्म के साथ साथ हो गया था। एस्ट्रॉइड्स आर डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। अब ये एस्ट्रॉइड जो हैं इनको हम फर्दर 3 भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, दोज फाउंड इन द मेन एस्ट्रॉइड्स बेल्ट। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि मार्स और जुपिटर के बीच के अंदर सबसे ज़्यादा एस्ट्रॉइड्स पाए जाते हैं, जो इसको हम मेन एस्ट्रॉइड्स बेल्ट भी कहते हैं। तो पहले वो जो इस बेल्ट के अंदर शामिल हैं, विच इज एस्टिमेट टू कंटेन समवेयर बिटवीन 1.5 टू 1.9 मिलियन एस्ट्रॉइड्स। इसके अंदर कितने हैं? 1.1 से लेकर के 1.9 मिलियन एस्ट्रॉइड्स इसके अंदर लाई करते हैं। द सेकंड ग्रुप इज दैट ऑफ ट्रोजन्स विच आर एस्ट्रॉइड्स दैट शेयर एन ऑर्बिट विद ए लार्जर। ये जो सेकंड ग्रुप के अंदर हमने शामिल किए हैं, ये हमारी सोलर सिस्टम के अंदर सन से बहुत दूरी पर सन के चारों रोटेट कर रहे हैं। अबाउट ओरिसिस आरएक्स मिशन, इट इज द यूनाइटेड स्टेट फर्स्ट एस्ट्रॉइड सैंपल रिटर्न मिशन। जो ओरिसिस आरएक्स मिशन है, यह यूएसए का पहला ऐसा मिशन है जो किसी एस्ट्रॉइड से सैंपल लेकर के आएगा। एमिंग टू कलेक्ट एंड कैरी ए प्रिस्टीन अनअल्टर्ड सैंपल फ्रॉम एन एस्ट्रॉइड बैक टू अर्थ फॉर साइंटिफिक स्टडी। साइंटिफिक स्टडी के लिए हम यहाँ से कोई भी सैंपल कलेक्ट करके अर्थ पर लेकर आएंगे। द ओरिसिस आरएक्स, इसकी फुल फॉर्म है ओरिजिन, स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन, रिसोर्सिस आइडेंटिफिकेशन, सिक्योरिटी, रेगोलिथ एक्सप्लोरर। स्पेस क्राफ्ट वॉज लॉन्च्ड इन 2016 फॉर द जर्नी टू बेन्यू। जो ये यात्रा हमने शुरू की थी इस ओरिसिस आरएक्स मिशन की, वो 2016 में लॉन्च किया गया था। ये स्पेस क्राफ्ट अर्थ से 2016 में लॉन्च किया गया, जो कि बेन्यू पर जाकर के पहुंच गया था। और अभी जस्ट ही रिसेंटली थोड़े दिन पहले यह बेन्यू से अर्थ के लिए डिपार्चर कर दिया गया है। द मिशन इज एसेंशियली ए 7-year लॉन्ग एंड विल conclude when at least 60 grams of the sample are delivered back to the earth in 2023। अभी वहाँ से डिपार्चर कर दिया गया है और संभावना है कि 2 साल के अंदर यानी कि 2023 तक यह अर्थ पर आ जाएगा, जो कि कुल केवल मात्र 60 ग्राम सैंपल ही लेकर के आएगा। एज पर द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, the mission promises to bring the largest amount of extraterrestrial material back to the earth since the Apollo era। अपोलो ईरा के बाद यह दूसरा एक ऐसा इंसिडेंट है जब हम किसी ब्रह्मांड के दूसरे अंग से कोई सैंपल लेकर के अर्थ पर आए।